हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने एक दो वीडियोस बनाए हैं, बट मैं आपके लिए स्पेशली अलग से वीडियो बना दे रहा हूँ। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, सॉल्व करिए। ठीक है, लेसन 12 हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है और अच्छे से उसको पूरा डिटेल में हमने कर लिया। अब लेसन 1 कर रहे हैं। ठीक है, फिर लाइन से अब हम करते जाएंगे 1 2 3 4, एकदम लाइन से करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 1, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है। और ये वीडियो दोस्तों आपको हर जगह मदद करे। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ये बेसिक लेवल की साइंस है, ये हर जगह आपको मदद करेगी। और ये एनसीईआरटी की बुक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ये एनसीईआरटी की बुक बेसिक लेवल की साइंस के लिए सबसे अच्छी होती है। और 10th क्लास के बच्चों के लिए तो ये बेस्ट है, तो उन्हीं के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया है। बाकी ये वीडियो, ये चीज़ कोई भी पढ़ सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को हम। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ दिखाया जा रहा है आपको कि कुछ चीज़ें बताई गई, जैसे मिल्क अगर रूम टेम्परेचर पे रख दें गर्मियों में तो देखिए दूध ख़राब हो जाता है। फूड हम कुक करते हैं, खाने को पकाते हैं, तो देखिए उसका पूरा स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है। फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, हम सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है सब में। इस सिचुएशन में हमने ये देखा कि इनिशियल चीज़ में कुछ और था वो, और फिर बाद में कुछ और बन गया। तो हम एक और चीज़ जानते हैं, फिज़िकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिज़िकल चेंज क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है जिसमें कि सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि ऊपरी प्रॉपर्टी, शेप, साइज़, कलर, ये सब चेंज हो जाता है। और केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, और कोई अगर केमिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी हुआ है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या दिखा रहा है। इसके बाद बता रहा है कि भाई केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो ये हम एक एक्टिविटी के द्वारा यहाँ पे जानेंगे। ये एक्टिविटी आप पढ़िएगा, समझिएगा। देखिए, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को लेना है और उसको जलाना है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को लेना है और उसको जलाना है, और वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलेगा जल के। तो यहाँ पे एक केमिकल चेंज हुआ। पहले हमारे पास क्या था? सिर्फ मैग्नीशियम रिबन था, और बाद में हमारे पास क्या आ गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया जलने के बाद। जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में हम जला देते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। तो देखिए हमें यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर आप। ये सिंपल सी एक्टिविटी थी जो हमारा फर्स्ट पेज पे ये क्लियर हो गई कि भाई दो चीज़ें होती हैं, एक फ़िज़िकल चेंज, एक केमिकल चेंज। फ़िज़िकल चेंज वो होता है स्टूडेंट्स जिसमें क्या होता है कि शेप, साइज़, कलर, ये सब चेंज होता है। ठीक है, शेप, साइज़, कलर, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और केमिकल चेंज वो होता है जिसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, केमिकल चेंज वो होता है जिसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक, तो सीधी सी बात हमने देख लिया। अब ये जितने भी एक्टिविटीज़ यहाँ शुरू में दी, इसको पढ़िए, समझिए कि इसमें कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इस एक्टिविटी को आपने देखा तो हमें यहाँ पे एक केमिकल चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि देखिए पहले हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं था, पहले हमारे पास सिर्फ मैग्नीशियम रिबन था, बाद में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। तो इसका मतलब एक नया प्रोडक्ट बन गया। जब कभी भी नया प्रोडक्ट बनता है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, याद रखना, नया प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज जो बता रहा है कि भाई आपने देखा कि भाई मैग्नीशियम रिबन जल गया, वाइट फ्लेम निकली, और एक वाइट पाउडर में ये चेंज हो गया। और ये वाइट पाउडर क्या था? ये वाइट पाउडर था मैग्नीशियम। ठीक है, ये वाइट पाउडर क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्यों बना? क्योंकि एक रिएक्शन हुआ यहाँ पे किसके किसके बीच में? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो कि एयर में प्रेजेंट है। तो मैग्नीशियम जो कि एक नया प्रोडक्ट बना, यानी कि एक केमिकल चेंज हुआ। यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ क्योंकि नया प्रोडक्ट बनने का मतलब ये केमिकल चेंज हो रहा है। जो पहले था वो कुछ और था, जो बाद में वो कुछ और है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ रिएक्शन हुआ।
रिएक्शन किसके बीच में हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, और हमने उसको जलाया तो वो नया प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर आपने देखा है केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, अब देखो एक और एक्टिविटी दिखा रहा है। बता रहा है कि भाई कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं, उसको जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डालना है या सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालना है और फिर उसको मिला देना है। तो होगा क्या, तो केमिकल रिएक्शन हुआ है कैसे पता लगेगा, या तो उसमें चेंज ऑफ स्टेट हुआ होगा, या तो चेंज इन कलर हुआ होगा, या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ होगा, या तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा कि भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे चारों तरफ होते रहते हैं। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को हम जानते हैं और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आपने इसमें क्या देखा कि भाई इसके अंदर हमने क्या डाला है, फिगर 1.2 में क्या है, हमने एक फ्लास्क लिया है, कॉनिकल फ्लास्क। उस कॉनिकल फ्लास्क में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, जिंक ग्रेन्यूल्स डाला है और एक ग्लास ट्यूब और कॉक लगाया। तो वहाँ पे देखिए आप क्या बन के निकल रहा है, यहाँ पे बन के निकल रहा है क्या, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये हाइड्रोजन गैस बन के निकल रही है। इसका मतलब एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। पहले तो हाइड्रोजन गैस नहीं थी, तो अब हाइड्रोजन गैस कहाँ से आ गई, इसका मतलब एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है कि जहाँ पे नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन जिंक के ऊपर होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब आपको समझना है कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। देखिए यहाँ पे साफ साफ समझाया गया है कि जब हम देख रहे हैं कि भाई केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगा, मतलब हम केमिकली डिफाइन करेंगे क्या हो रहा है वहाँ पे। जैसे मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, जलाया, मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको वर्ड्स में लिखा है, इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे तो देखो इतना बड़ा होगा ये। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो देखिए ऐसा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये रिएक्टेंट है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। और ये जो बीच में एरो है ये दिखा रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, यानी कि जो रिएक्ट करता है वो रिएक्टेंट होता है और जो लास्ट में बनता है वो प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट को बना देते हैं। ठीक है, तो जो सब्सटेंस केमिकल चेंज में जा रहा होता है उसको बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बनता है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बाद में बना था, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसको हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड यानी कि LHS और RHS के रूप में भी रख सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट्स, और राइट साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंबल्स का यूज़ पूरा हमें करना है, ध्यान रखना है। प्लस का मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एरो का मतलब है कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये जो एरो है बीच में, ये एरो में क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है और एक नया प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो ये हमने वर्ड के फॉर्म में लिख दिया है स्टूडेंट्स। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम भाई अब केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो वर्ड इक्वेशन बन गया कि वर्ड के रूप में लिखा हुआ है। अब केमिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, सिंपल सी बात है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। जब केमिकल इक्वेशन लिखने की बात आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट तरीके से लिखना पड़ेगा। तो हम उसका केमिकल फार्मूला लिखेंगे वर्ड्स की जगह। तो इस तरह से एक जो केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है और हम फार्मूला यूज़ करते हैं मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो आप देख सकते हैं हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह E लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दिया, बीच में प्लस का साइन लगा, फिर ये एरो है, फिर ये MgO बन गया। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो ये क्या हो गया एक्चुअली हमारा, ये हो गया केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है हमारा केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से देखा हमने कि केमिकल इक्वेशन कैसे बन जाता है। तो स्टूडेंट्स हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर क्वेश्चन आंसर्स को करना है। ठीक है, तो अगर हम काउंट करेंगे तो दोनों तरफ हमें बराबर होना चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर होगा तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन होता है, और दोनों तरफ जो मतलब नंबर ऑफ एटम्स होते हैं अगर वो बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर सकते हैं। तो बैलेंस करने से क्या होता है, दोनों तरफ बराबर पता लग जाता है कि हाँ दोनों तरफ बराबर बराबर एटम्स कितने कितने हैं। वो अगर बराबर बराबर कर दिया तो वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। लेकिन ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब एकदम बेसिक लेवल पे बता रहा है कि हाँ कोई प्रोसेस कैसे हो रही है। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। अब बात आ रही है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो बराबर रहता है। तो टोटल मास जो होता है वो रिएक्शन में इक्वल होता है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का पूरा बराबर होना चाहिए सब कुछ, एटम्स। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट के वो सेम रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो हमें ये याद रखना है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमेशा सेम रखते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के वो हमेशा सेम होते हैं बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो उसे हमें बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अब जो ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने देखी उसके हिसाब से हम कुछ वर्ड इक्वेशन बना रहे हैं। मान लीजिए जिंक है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन एस्केप हो गया, निकल गया। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसको इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये दे रहा है हमें, ये बहुत ही आसान है भाई। जिंक की जगह Zn लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H2SO4 लिख दिया। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है ये सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। किसका फार्मूला क्या है, जिंक सल्फेट का फार्मूला ZnSO4 है, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है तो H2 लिख दिया। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमें ये देखना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। बैलेंस होने का मतलब है दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर होना चाहिए। जिंक के देखिए बराबर हैं, दोनों तरफ एक एक है। ठीक है, हाइड्रोजन भी बराबर है, दोनों तरफ दो दो है। सल्फर भी दोनों तरफ एक एक है। ऑक्सीजन भी दोनों तरफ चार चार है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों देखिए बराबर है। इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो जो भी नंबर ऑफ एटम्स है हर एलिमेंट के वो सेम है दोनों साइड, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर मान लीजिए कोई एक हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। मान लीजिए ये वाली है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो ये इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन है तो देखिए इधर Fe कम है, इधर Fe ज़्यादा है, इधर ऑक्सीजन कम है, इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ये क्या अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे ये समझना है हमें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कैसे बैलेंस कर रहे हैं हम। सबसे पहले आप देख लीजिए कि Fe प्लस H2O प्लस ये सब पूरा आपको पता ही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स आप काउंट कर लीजिए। Fe के 1 है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 3 है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 4 है। तो हमें करना क्या है, अब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उससे बैलेंसिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में है, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऑक्सीजन को बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे, अब ऑक्सीजन आइटम बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन इस तरफ 4 है ना, तो इधर भी हम 4 लगा देंगे। देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे 4 लगा दिया तो 4। ठीक है, तो ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर हमने इसलिए 4 लगा दिया तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया। देखिए यहाँ 4 लगाते हैं तो ये जो हम 4 लगाते हैं ये 4 जो होता है ये
दोनों के लिए लग जाता है, हाइड्रोजन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए भी। तो हाइड्रोजन के लिए लग गया तो 4 2 8, तो हाइड्रोजन बढ़ गया। खैर अभी हाइड्रोजन पे ध्यान नहीं देना है हमें, ऑक्सीजन पे देना है। अब देखिए यहाँ 4 लगाने की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन भी 4 हो गया और राइट साइड भी ऑक्सीजन 4 हो गया। तो ये पार्शियली बैलेंस्ड है। हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, तो दोनों तरफ हमने 4 करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 की जगह देखिए ये है ना 1 की जगह हमने 4 लगा दिया, तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, 4 2 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 1 4 हो गया। तो इस तरह देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बाद में हमने देखा तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के ज़्यादा हो गए। हाइड्रोजन के कितने हैं देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 8 हो गए। और उस तरफ कितने हैं हाइड्रोजन के, 2 ही हैं। तो फिर हमें वहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन के पास 4 लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 4 लगा दिया। देखिए यहाँ 4 था ना, तो 4 2 8 हो गया था ये, ठीक है। ये देखिए समझिए इसको, ये 4 है यहाँ पे, तो ये 4 2 इसके साथ 8 हो गया था और ये 4 1 4 हो गया था इसके साथ। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस था, लेकिन अभी हमें हाइड्रोजन को देखना है। तो हाइड्रोजन यहाँ 4 2 8 था, तो हमने यहाँ 4 लगा दिया, तो ये भी 4 2 8 हो गया। तो यानी कि 8 8 हाइड्रोजन दोनों तरफ कर दिया हमने, 4 2 8, यहाँ तो पहले से ही 8 था। तो इस तरह से हम अपने हिसाब से नंबर्स को कम ज़्यादा लगाते हैं। ये करने के लिए किस तरह से बैलेंस करेंगे, एक स्टूडेंट से पूछा था सर 2 या 3 नंबर कैसे लगाते हैं, तो ऐसे लगाना है। ये देखिए भाई यहाँ पे पहले से पता है कि 4 2 8 है, 8 है। अब यहाँ 4 कैसे लगाएंगे हम, क्योंकि इसको भी हमें 8 करना है, तो 4 2 8 ये मल्टीप्लाई करके बनता है, ठीक है। तो 4 2 8 हो जाएगा, ये भी यहाँ 4 लगा देंगे। तो इस तरह से हमने देखो यहाँ भी 4 लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा इस तरह से क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अभी देखिए पूरी तरह बैलेंस नहीं हुआ, पार्शली बैलेंस्ड है। इसके बाद और देखिए अब क्या बचा है, एफ ई बचा है। एफ ई इधर कितना है, भाई शुरू में एफ ई कितना था, इधर 1 था और इधर 3 था। तो एफ ई सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 लगाना है बस। ये देखिए हमने एफ ई के आगे 3 लगा दिया, तो पूरा इक्वेशन ही हमारा बैलेंस्ड हो गया। ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगा लास्ट में। भाई हमने किया क्या, सिर्फ एफ ई बचा था। यहाँ तो एफ ई पहले से 3 है ना, तो यहाँ हमने 3 लगा दिया एफ ई से पहले। तो 3 यहाँ पे आप 1 है, तो मान लीजिए 3 1 3 हो जाएगा, तो 3 एफ ई हो गया। तो देखिए ये होता है हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन, इस तरह से बैलेंस हो गया। 3 एफ ई 4 H2O एफ ई 3O4 प्लस 4 H2। अब ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए यहाँ लिखा ना बैलेंस्ड इक्वेशन, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन ये बैलेंस्ड हो जाता है। तो यही आपको समझना है। बोथ साइड जो भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं सभी एलिमेंट्स के, वो बराबर हो गया है। देखिए 3 एफ ई है, यहाँ भी 3 एफ ई है। 4 2 8 8 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 2 8 हाइड्रोजन है। 4 1 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी देखिए 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। एफ ई 3 3, हाइड्रोजन 8 8 और ऑक्सीजन 4 4। ये देखिए पूरा हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा। तो ये नंबर्स हम अपने हिसाब से लगाते हैं बैलेंस करने के लिए, ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। कोई इसका ऐसा रूल नहीं है, आपको अपने हिसाब से देखना है कि भाई बस दोनों तरफ नंबर्स बराबर होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो इसमें जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट यूज़ करके हम बैलेंस करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स हैं सभी एलिमेंट्स के बराबर कर दिए, तो इस तरह से बैलेंस हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ रहा है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। तो इसमें हम सिंबल्स वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अब इसको छोड़ दीजिए, आज के लिए इतना ही ठीक है। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट का, कैसे सिंबल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कल से हम देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ देखा बैलेंस करना, तो किस तरह बैलेंस करते हैं आप इसको पढ़िए, समझिए, करिए। नहीं समझ में आया तो आप पूछिएगा किस तरह बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखिए बैलेंस हो गया ना, तो ये हमने जान लिया। तो स्टूडेंट्स हमने ये थोड़ा बहुत आप पढ़ लिया है आज। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, और मैं इसमें और भी वीडियोस बना के डालता रहूँगा आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोई डाउट हो तो पूछिएगा। इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और अच्छे से करिए। लिखिए, याद करिए, रीड करिए, चैप्टर को रीडिंग करिए अच्छे से, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करिए। कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिए, वीडियोस को 1-2 बार देखिए,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।